नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मास मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए व्हाट मास और वेट में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन भी आता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट मैं आपको बच्चों दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, मास का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। जैसे कि आप आलू खरीदने गए बाजार में, है ना। आलू खरीदने का मतलब है आप सब्जी खरीदने गए बाजार में, वेजिटेबल्स लेने गए। तो अगर आप 2 किलोग्राम वेजिटेबल लेके आ रहे हो, है ना, तो ये 2 किलोग्राम क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को बता रहा है। यानी कि बच्चों, मास का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मास का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट में मास का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, किलोग्राम। अब सुनिए बच्चों, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बच्चों मास में ना आपको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना। ये बातें आप लोगों को पहले भी पता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है बच्चों। ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक, ये बात आपको पहले भी पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान दें बच्चों, मास क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दिस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास आपका स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। मास बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताना है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। जैसे कि जब आप वेजिटेबल लेके आ रहे हो तो 2 किलोग्राम, अब आप ये थोड़ी ना बोल रहे हो 2 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ है नहीं। या 3 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये चीज है, ओके नाउ। वहीं पर बच्चों वेट, वेट क्या होता है। देखिए बच्चों, वेट क्या होता है, हम 2-3 दिन से बात कर भी रहे हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, वेट, वेट जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, याद है, जितने फोर्स से। अब ये देखिए बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया, तो इसको अर्थ ने किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ना। भाई अर्थ ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, सही है ना। तो अर्थ ने जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट किया है वही इसका वेट है। या अर्थ ने जितने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया है वही क्या है, इसका फोर्स है, ठीक। सॉरी, वही क्या है, इसका वेट है। सो वेट इज द, वेट इज व्हाट, वेट इज द फोर्स by which by which earth attracts any body, by which earth attract any body towards its center, towards its center, towards its center, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ, अब देखिए वेट क्या होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स है, वेट एक तरीके का क्या है, फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन होती है। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक। जैसे कि हमने बोला इस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, ऐसे ये नीचे जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन है एक। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट हमने, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, तो ये देखिए, ये इसके वेट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। तो वेट, अब देखो मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है आपका,
मान लीजिए बच्चों इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम, अरे भाई मान लो, है ना। और सुनो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है बच्चों, यदि आपको याद हो, ठीक, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है। तो इस बॉडी पे कितना वेट लग रहा है, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, लगा दीजिए। m कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम और g कितना हो जाएगा 9.8, ठीक। तो यहां से कितना होगा, ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 98 न्यूटन, सही है। तो इस बॉडी पे 98 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक। तो यही बॉडी का वेट है, 98 न्यूटन ही क्या है आपका बॉडी का वेट है, ठीक है ना। 98 न्यूटन ही बॉडी का क्या है, वेट है, ठीक। तो ये चीज है, ओके। तो बस वेट का यूनिट क्या हो गया बच्चों, न्यूटन। यूनिट ऑफ वेट क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या हो गया बच्चों आपका, न्यूटन। न्यूटन, जिसको आप कैसे दिखाते हो, कैपिटल एन से, सही है। अब देखिए बच्चों एक चीज और बताता हूं, सुनिए। बॉडी का मास नहीं चेंज होगा कभी भी, सुन लीजिए ध्यान से, बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इस बॉडी को 10 किलोग्राम की कोई बॉडी है, मान लो ये 10 किलोग्राम की बॉडी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो इसका मास बहुत कम है। इसको आप अर्थ पे रखो तब भी ये 10 किलोग्राम की, इसको आप मून पे ले जाओ तब भी 10 किलोग्राम की, बॉडी का मास नहीं चेंज होगा, मास विल नेवर चेंज। बॉडी का बच्चों मास विल नेवर चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं होगा बच्चों, लेकिन बॉडी का वेट चेंज होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या है, चेक कर लो, m इंटू जी। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, आपको पता है, याद है, मैंने आपको एक दो क्लासेस में स्टार्टिंग में भी पढ़ाया हुआ है। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों चेंज होता है, मून पे अलग होगा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ पे अलग होगा, ठीक। मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे वेट कितना है, m इंटू जी। और वहीं पर अगर आप मून पे चले गए, ये मून है, सो मून पे वेट कितना होगा, मास तो उतना ही होगा, लेकिन मून पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, देखते कि इसको याद है। क्यों भाई, अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी है, तो मून पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, याद है किसी को, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। 1/16 of the earth. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, g/6, g/6, 1/6 ऑफ द g, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि हम g की जगह क्या रखेंगे, g/6, ठीक। यानी कि वेट 1/6 हो जाता है, जितना वेट था उसका m इंटू जी बाय 6, यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जितना वेट था उसका 1/6 हो गया। वेट का मतलब क्या है कि कोई सेलेशियल बॉडी अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगी, तो अर्थ जितने फोर्स से खींचती है उसके 1/6 टाइम्स फोर्स से कौन खींचता है, मून। तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अर्थ अगर किसी m मास की बॉडी को mg फोर्स से खींचती है, तो मून कितने फोर्स से खींचता है, mg/6 फोर्स से। तो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है, mg, और मून पे कितना है, मून पे कितना है, mg/6, ठीक। यानी कि बच्चों मास फिक्स रहता है हमेशा, हमेशा चेक कर लो, मास हमेशा कैसा रहेगा, मास विल नेवर चेंज, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाता है। वेट डिफरेंट सेलेशियल बॉडी टू डिफरेंट सेलेशियल बॉडी, वेट बॉडी का चेंज हो जाएगा बच्चों। अर्थ पे वेट कुछ और है और मून पे वेट कुछ और है, ठीक। तो वेट विल चेंज, वेट विल चेंज, weight will change on different celestial bodies, on different weight of a body लिख दो यहाँ, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, weight of a body, weight of a
body will change on different celestial bodies. celestial bodies मतलब जैसे अर्थ और मून, ओके, on different celestial bodies. ये हो गया, ठीक। बस अब देख लीजिए बच्चों, यही वेट और मास में डिफरेंस यहाँ पर है, और आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। ये आपके स्कूल में क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, इधर मास है इधर वेट है, दिख रहा है। आइए कि करके डिस्कस करते हैं, फिर आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो या मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ ना, मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट क्या लेना। अब देखिए बच्चों, यही बातें यहाँ लिखी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जितने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कोई सेलेशियल बॉडी किसी दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वही उसका वेट है। अब देखो, मास की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये मैंने आपको पहले बताया, याद है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। वेट किसका मेजरमेंट है, ग्रेविटी का। ग्रेविटी मतलब किसी सेलेशियल बॉडी पे कितनी ज्यादा ग्रेविटी है। अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटी है तो अर्थ पे वेट ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी कम है तो मून पे वेट कम है। मास बच्चों कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहता है, मास हमेशा फिक्स रहता है। मतलब 10 किलोग्राम की बॉडी है, आप चाहे अर्थ पे रखो चाहे मून पे ले जाओ, आप मास फिक्स रहेगा आपका, ठीक, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे मास आपका अलग अलग होगा, ठीक। नाउ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बच्चों अभी मैंने आपको बताया, देख लीजिए, मास आपका स्केलर है ना, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब इसके पास ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट क्या आपका, वेट आपका क्या है, वेक्टर है। वेट क्या आपका, वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला आपको पॉइंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट में एसआई यूनिट बता दीजिए, मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। ये लीजिए, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, और वेट की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। बस ये है, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो ये सब बातें थी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है भाई, ठीक। ये देखिए एनसीईआरटी में बच्चों सबसे पहले पढ़ लीजिए, कह रहा वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ के रखा हुआ है कि मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया है, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, ठीक। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ और ऑन द मून और इवन ऑन द आउटर स्पेस, दस द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यही बात मैंने पढ़ाई है। पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आउटर स्पेस पे, चाहे मून पे, चाहे अर्थ पे, चाहे मार्स पे, चाहे सन के पास चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास फिक्स रहेगा। वेट, अब देखिए बच्चों, वेट वेट क्या है, वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए F इज इक्वल्स टू mg, यही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और इसी को हम वेट बोलेंगे, तो वही सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई वही है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, ठीक। तो वेट की डेफिनेशन यदि आपको लिखनी हो तो ये रही वेट की डेफिनेशन, याद कर लीजिए, याद कर लो भाई सब लोग, ये निशान लगा लीजिए बुक में, याद कर लीजिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी बॉडी का वेट क्या होता है, किसी बॉडी का वेट वो फोर्स होता है जितने फोर्स से उस बॉडी को सेंटर की तरफ कोई, यस, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, यस, ठीक है। तो वेट एक तरीके का ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, लेकिन जब अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी तो ए की जगह तुम क्या रखोगे, जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सलेशन की जगह एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद ये यही फोर्स जो है यही वेट कहलाता है, तो एफ की जगह डब्ल्यू रखोगे तो वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक। क्योंकि यही जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती वही तो वेट है, तो इस फोर्स की जगह क्या रखोगे, वेट, ठीक।
उसके बाद देख लो, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, द एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज सेम एज दैट ऑफ द, तो यहाँ यूनिट बताई गई। और डायरेक्शन कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखिए, ये बॉडी हमने इस तरीके से छोड़ दी तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक, जो बातें पढ़ाई हैं वही लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए बच्चों, कह रहा वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, कह रहा है अगर अर्थ पे आप रहोगे, ठीक है, मतलब अर्थ पे मान लो हम लोग दिल्ली में है, मान लीजिए हम लोग दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। अब दिल्ली में जी की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। ठीक है, तो पूरे दिल्ली में, ठीक है, वैसे तो पूरे इंडिया में जी की वैल्यू लगभग लगभग फिक्स है। ठीक, ओके, क्योंकि हमारा इंडिया पोल पे थोड़ी ना आता है, और पोल पे भी होगी जो कंट्री, मान लो जैसे ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, तो वहां पे भी जी का वैल्यू फिक्स है, वहां 10 है, यहाँ 9.8 है। तो बताइए, तो बताइए बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या है? बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू जी। अब बताओ, देख रहे हो आप, किसी दिए गए रीजन के लिए, जैसे मान लो इंडिया कंट्री के लिए हम लोग अपने देश के लिए अगर चेक करें, या जो कंट्रीज इक्वेटर के आसपास आती हैं, उन कंट्रीज में बताइए जी कांस्टेंट रहेगा? भाई इक्वेटर पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो वो तो फिक्स हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो बच्चों जी भी फिक्स हो गया एक तरीके से, तो जब जी फिक्स हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसको जी को हटा दो तो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनेट टू मास। मतलब वो क्या पढ़ाना चाहते हैं? जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा। सही बात तो है भाई, सही बात तो है, जिस बॉडी का वेट ज्यादा हो, मास ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है। सही बात तो है, ये देख लो। ये एक सेल है मेरे पास, ठीक, और ये मोबाइल है, ये सेल है, ये मोबाइल। किसका मास ज्यादा है बताओ? और हम जहां खड़े हैं यहाँ दोनों के लिए जी की वैल्यू सेम है, इसके लिए भी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए भी। तो बताइए किसका मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? मोबाइल का। तो अगर हम इसको यहां से छोड़ दें तो इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी, तो ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लगेगा? मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल का वेट ज्यादा है, एम इंटू जी। अरे मोबाइल का मास ज्यादा है तो मोबाइल का वेट ज्यादा होगा, चेक करो ना यार। एम इंटू जी किसका ज्यादा आएगा? जिसका मास ज्यादा होगा। जी तो फिक्स हो गया दोनों के लिए। और अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये एक फर्स्ट बॉडी है ना, ये, ठीक, और एक आपको यहां मैं सेकंड बॉडी दिखा देता हूं, ये इस तरीके से। ठीक, बच्चों मान लो फर्स्ट ये जो बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी है ना, और ये आपकी सेकंड बॉडी। ठीक, ये फर्स्ट बॉडी का मास कितना है? 2 किलोग्राम। ठीक, और वहीं पर जो दूसरी बॉडी बच्चों, मान लो उसका मास कितना है? 20 किलोग्राम। वेट का फॉर्मूला तुमको याद है, क्या होता है? एम इंटू जी। तो फर्स्ट बॉडी का वेट निकाल लो पहले। फर्स्ट बॉडी का वेट क्या होगा? एम की जगह क्या रखोगे? M1, और जी की जगह तो जी ही रखोगे। इसी तरीके से सेकेंड बॉडी का वेट निकाल लो, W2 इज इक्वल्स टू एम की जगह M2 और जी की जगह जी। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? W1 इज इक्वल्स टू M1। M1 कितना है? 2 किलोग्राम, और जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19.6 न्यूटन। ठीक, वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है ना? तो अब सेकेंड बॉडी का वेट निकाल लीजिए, M2 कितना है? 20 किलोग्राम, और जी का वैल्यू 9.8। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 20 इंटू, पॉइंट हटा दोगे यहाँ 10 आएगा, 10 1 जा 10 2 जा 2 इंटू 98 कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 196 न्यूटन, ये लो।
ठीक, तो देखा किसका ज्यादा वेट आ रहा है 196 न्यूटन सेकंड बॉडी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो दिए गए प्लेस के लिए जहां पर जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा होता है उसका वेट ज्यादा होगा। अगर आप मास को डबल कर दोगे तो वेट भी डबल हो जाएगा, मास को ट्रिपल कर दोगे वेट भी ट्रिपल हो जाएगा, मास को हाफ कर दोगे वेट भी हाफ हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, ये एक बच्चे ने एक दिन पूछा भी था, ठीक है, और मैंने इसको बताया भी था। ठीक, एक दिन एक बच्चे ने इसको पूछा भी था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या कराया जा रहा है बच्चों, देखिए ये क्या कराया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो टॉपिक है आपका, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक, मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर से बताता हूं। देखिए बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप ऐसे देखो, वेट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही तो होगा, एफ जी के इक्वल। एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों भाई, वेट किसके इक्वल होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट किसी, सॉरी, वेट क्या होता है, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई सेलेशियल बॉडी किसी दूसरे एम मास के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती, सो यही वेट होता है। तो वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी, सेलेशियल बॉडी जैसे कि अर्थ या मून, उसका मास इनटू, भाई m1 m2 होता था, m1 किसका मास है, सेलेशियल बॉडी का, जैसे अर्थ या मून। m किसका मास है, छोटी वाली बॉडी जो उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अपॉन में r, r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेलेशियल बॉडी। ठीक, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे दो बार, एक बार हम लगाएंगे किसके लिए, अर्थ के लिए, और एक बार लगाएंगे हम मून के लिए। पहले मून के लिए लगा लेते हैं, पहले हम लगाएंगे किसके लिए, अर्थ के लिए, और फिर लगाएंगे, या पहले मून के लिए लगा लो। तो ये देखो, ये आपने मून बनाया इस तरीके से, ठीक, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये मून है। ठीक, और मून का रेडियस कितना है, आर एम। अरे थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये देखिए ये मून है मान लीजिए, ठीक, और ये सेंटर है। ठीक, रेडियस ऑफ द मून इतना है, और मान लीजिए एक बॉडी आपके पास, और बॉडी का मास है स्मॉल एम, ये स्मॉल एम बॉडी का मास है। उसके बाद मास ऑफ द मून कितना है, एम एम, एम एम का मतलब मास ऑफ द मून। ठीक, अब इस बॉडी का वेट मून पे कितना होगा निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वेट ऑन द मून, डब्ल्यू एम, वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा जी, यहाँ सेलेशियल बॉडी का मास रखेंगे, सेलेशियल बॉडी कौन है तुम्हारी, मून, तो यहाँ मास ऑफ द मून रखेंगे। सो मास ऑफ द मून इनटू में स्मॉल एम क्या है, बॉडी का मतलब जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, किसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, स्मॉल एम को, तो इनटू में स्मॉल एम, और अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ, नहीं रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। नाउ अब देखिए, अब हम एक काम करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से इसी ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, इसी को लाके आप कहां रखिए, अर्थ पे रखिए। अभी मून पे रखा था, अब अर्थ पे रखिए। तो अर्थ को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं इस तरीके से, और उसी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, उसी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, अर्थ पे। ठीक, ये सेंटर है, और यहां देखिए रेडियस ऑफ अर्थ को आर ई से दिखाया, और मास अर्थ का एम ई है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, वेट ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका ये लगेगा जी एम एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, जी मास ऑफ द अर्थ और इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब सुनिए, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से आता है डिवाइड करना, कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो डब्ल्यू एम
1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा WM यानी कि वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय WE का मतलब वेट ऑन द अर्थ। मैं लिख देता हूं, WM का मतलब क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक। एंड WE क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक, तो डिवाइड करिए जरा, आता है करना डिवाइड, तो WM बाय WE, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ये पूरा, क्या पूरा, ये पूरा G मास ऑफ द मून इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये मास से मास कट जाएगा, इस बॉडी का मास से मास कट जाएगा, वो तो सेम है, G से G कट जाएगा, ठीक। और यहां से क्या आ गया आपके पास, mm अपॉन rm का स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। और सुनो, ये बचा, और क्रॉस लगा के जो डिनोमिनेटर में बचेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ, ये ऐसे, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू, अब यहां मास ऑन द मून रखो, नीचे रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर रखो, यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ रखो, सारा वैल्यू टेबल से देख के रखिए, ठीक। तो मास ऑन द मून कितना है, मास ऑन द नहीं, मास ऑफ द मून कितना है, ये आपका क्या है, mm है, मास ऑफ द मून। और ये क्या है, me, me का मतलब मास ऑफ द अर्थ, ठीक। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द मून है, ठीक। ओके, ये है। अब ये सारे वैल्यूज फिट कर दीजिए, पहले मैं लिख देता हूं, mm अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ। रखो वैल्यू, मास ऑफ द मून कितना है, अब देखना पड़ेगा भाई बार बार, मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10^22, 7.36 इंटू 10^22 अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून कितना है 1.74 इंटू 10^6, और रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.37 इंटू 10⁻⁶, और इसका स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10^24, 5.98 इंटू 10⁻24, ठीक। ओके, ये चीज है। तो बस अब इसको सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है, अब चुपचाप आप WM अपॉन WE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप बुक से मन हो तो याद कर लो 0.165, और ये भी याद नहीं होता तो 1/6 याद कर लो, बस याद रहे, ऊपर वेट ऑफ द मून है और नीचे क्या, वेट ऑफ द अर्थ, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। अब ये डिवाइड में है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से
weight of the object on the moon is equals to 1/6 times weight of the object on the earth. ठीक, ये क्या बात लिखी हुई है? weight of the object on the moon is equals to 1/6 times weight of the object on the earth on the earth. ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए यही बात तो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूं, ठीक, कि मैं अपने तरीके से अलग बता रहा हूं। ये देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि वेट ऑन द अर्थ निकालो तो m इंटू जी कर दोगे, ठीक, और वेट ऑन द मून निकालोगे तो क्या करोगे, m इंटू जी की जगह g/6 रख दोगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/6 इंटू एम जी, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/6 इंटू एम जी की तरह, एम जी की जगह आप क्या रख सकते हो, वेट ऑन अर्थ। लो, अच्छा अब एक चीज और, अभी अभी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक, क्या प्रूफ करा आपने, वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ। तो इसकी हेल्प से आप एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखो इसको आप न्यू पेज पे देखो। अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, सही है। तो सुनिए, मान लीजिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितना है, जी है। भाई एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ को तो जी से दिखाते हो, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितना हो जाएगा, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून वैसे तो आपको पता है g/6 होता है, लेकिन अभी के लिए हम g डैश बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं, g डैश। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, क्या निकाल के दिखाएंगे सर, अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून यानी कि g डैश की वैल्यू कितनी होती है, g/6, या 1/6 टाइम्स ऑफ द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होता है। मून पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 होती है, या आप बोल सकते हो मून पे जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको g डैश से दिखाया है, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ये हम आपको दिखाएंगे अभी, सुनो। अब एक बार बताओ, नाउ अब देखिए अगर आप वेट ऑन द मून निकालोगे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो m इंटू जी डैश। यहाँ जी डैश क्यों रखा है, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है, जी डैश है, माना है आपने। और वेट ऑन द अर्थ, डब्ल्यू ई का मतलब वेट ऑन द अर्थ, और डब्ल्यू एम का मतलब वेट ऑन द मून। वेट ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा, किसका, उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास स्मॉल एम है, उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास स्मॉल एम है उसका वेट निकाल रहे हैं। उसका वेट एक बार मून पे निकाला और उसका वेट एक बार अर्थ पे निकाला, तो एम इंटू जी ले जाके यहां रख दीजिए। सो डब्ल्यू एम की जगह क्या रखोगे, वेट ऑन द मून की जगह एम इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ एम इंटू जी। नाउ एम से एम कैंसिल, यहां पर हो गया जी डैश इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स जी। तो जी डैश इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स जी, देखा आपने। तो जी डैश क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून,
और जी क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक, तो ये बातें हमने प्रूफ कर दी जो पढ़ाया है आपको 1-2 दिन पहले। ठीक, चलिए अब देखिए, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा एक्सरसाइज 9.4, एग्जांपल 9.4। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पर मैं कर रहा हूं, सही है। देखिए बच्चों, कह रहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस, तो मास कितना दिया आपको, 10 किलोग्राम, सही है। ओके, मास कितना है, 10 किलोग्राम। व्हाट इज इट वेट्स ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। सो m और g का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 9.8 लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो मास की जगह कितना रखोगे, 10 किलोग्राम। और अगर मास किलोग्राम में नहीं दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, तो 1000 से डिवाइड करके पहले किलोग्राम में निकाल लीजिएगा। और जी की जगह क्या रखोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब सॉल्व कर लो, 10 इंटू 9.8 और किलोग्राम, यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, याद है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहां से पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 98 बचेगा। सो 98 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलेंगे। तो वेट ऑन द अर्थ कितना आ रहा है, 98 न्यूटन, कर लीजिए, हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब देखिए, ये देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए बच्चों। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन, ओह ये क्या हो गया, एक सेकेंड भाई, कौन सा आ गया ये। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, कैन एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे वेट कितना है, यानी कि वेट ऑन द अर्थ कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक, कह रहा है व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट बी दिस वेट्स व्हेन इट मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, इससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछूं, बताओ, पूछ लूं, सुनो, इसको छोड़ो, आप पहले आप मेरा क्वेश्चन बताओ, इसको छोड़ो। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक बॉडी का मास अर्थ पे मेजर किया गया तो 10 किलोग्राम है। बताइए उस बॉडी का मास मून पे कितना होगा, उसका मास मून पे कितना होगा, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सही बता रहे हो, बताओ। 10 10 kg। किलोग्राम ही रहेगा, हाँ यही क्वेश्चन आता है एग्जाम। वो देखो 10/6 बता रहा है एक बच्चा भाई क्या पढ़ रहे हो, मास तो फिक्स रहेगा ना यही तो पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, मास ऑन द अर्थ 10 किलोग्राम है तो मास ऑन द मून भी तो 10 किलोग्राम होगा यार, मास थोड़ी ना चेंज होता है, यही तो सवाल है। मास सेम रहेगा, वेट वेट हो जाएगा W/6। अब देखिए, तो बच्चों वेट ऑन द अर्थ दिया है और वेट ऑन द मून आपसे मांग रहा है WM। तो WM अभी अभी आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, आपको तो याद है क्या, वेट ऑन द मून क्या होता है, वेट ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो बस वेट ऑन द अर्थ कितना है, 10 न्यूटन है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो वेट ऑन द मून हो जाएगा। सो 10 को 6 से डिवाइड करिए बच्चों, पहले थोड़ा सा काट वाट लो, 2 3 और 2 5 कितना आ जाएगा बताइए, 5/3। ठीक, तो 5 डिवाइडेड बाय 3, नाउ 3 1 3, 5 - 3 2, और डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाकर 6 18, और यहां पर आएगा 2 डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, और 6 18, फिर से 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, 6 18, फिर 2 बचेगा, बस डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए। कितना आ रहा है, 1.666 न्यूटन। ठीक, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए लास्ट वाले नंबर को जब हटाएंगे तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक,
ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको, देखिए बच्चों, कल की क्लास के लिए थोड़ा तैयार करता हूँ, है ना। कल की क्लास के लिए आप क्या तैयार करोगे? देखो, इतना तो आप पढ़ के आइए सारा, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, है ना। देखो बच्चों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या? प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्रेशर को पी से दिखाते हैं। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर। ठीक, और प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। याद कर लीजिए, सब लोग फॉर्मूला याद करें पहले तो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स लग रहा होगा और जितने एरिया पे लग रहा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये प्रेशर होता है। अब पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर धीरे धीरे इसमें चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। धीरे धीरे इसमें चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ओके। इधर देखिए जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मान लो बस ऐसे, अभी देखो अभी पढ़ाया नहीं, पता लगा कुछ लोग बोलेंगे प्रेशर पढ़ा दिया। पढ़ाएंगे, कल से पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अभी बस आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझिए आप। मान लो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, मान लीजिए, है ना। और एरिया कितना दे दिया मैंने। अब ये एरिया का क्या मतलब है, ये हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी मोटी मोटी बात आप समझो। एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। बच्चों, इतना तो आप लोगों को शायद पता होगा कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ, अब मैंने कहा प्रेशर निकाल दो, तो भाई आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो फोर्स की जगह आपने कितना रखा? 10 न्यूटन, और एरिया कितना रखा आपने? 5 मीटर स्क्वायर। 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सुनो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, सुन लो भाई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, PASCAL, पास्कल। और पास्कल का शॉर्ट फॉर्म होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पी, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म PA होता है। तो 2 पास्कल आ गया प्रेशर। चाहे आप 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे 2 पास्कल लिखो, बात क्या है? सेम है। और पास्कल क्या है? SI यूनिट ऑफ प्रेशर, यही मैं पढ़ाना चाहता था। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का जो SI यूनिट है वो क्या है? पास्कल है, पास्कल, ठीक। जिसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? PA। ये देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको याद कर लो। वी गेट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल के ऑनर में, मतलब उनको सम्मान देने के लिए पास्कल का यूनिट क्या रख दिया गया? प्रेशर का यूनिट क्या रखा गया? पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल का मतलब ही क्या होता है? 1 पास्कल का मतलब ही होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दूसरे शब्दों में बोले इसको, कल मैं आपको समझाऊंगा। अभी पास्कल का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या पास्कल का मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर की पावर -2, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में कल से प्रेशर और थ्रस्ट को देखेंगे, ठीक है। अब आप जा सकते हो, इतना पढ़ के आइए, इतना तैयार करके आइए, जाइए।